Hello everyone. So now we are going to talk about the population ecology. तो उसके लिए हमें पहले जानना होगा कि that what is population. So the population term is a Latin based term that is derived from the word populus. That is derived from the word populus. सो व्हाट पॉपुलस का तो पॉपुलेशन का मीनिंग क्या हो गया? पॉपुलेशन का मीनिंग हुआ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज एट अ पर्टिकुलर टाइम लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. तो पॉपुलेशन का जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या होंगे कि एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर हैबिटेट एंड अ पर्टिकुलर स्पीशीज. तो ये तीन चीजें क्या हो गई? ये हो गई पॉपुलेशन की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी. सो द पॉपुलेशन इकोलॉजी इज अ इंटर रिलेशनशिप ऑफ को एक्शन बिटवीन इंडिविजुअल विथ एंड बिटवीन स्पीशीज. जो पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं उसमें क्या चीजें आएंगी? उसमें आएंगी कि जो इंडिविजुअल है उस पॉपुलेशन के, उनके बीच का को एक्शन को हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में समझते हैं. अब ये क्या है? हियर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज साइज. सो द पॉपुलेशन साइज मीन्स टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एंड अ स्पेसिफिक टाइम. पॉपुलेशन का साइज डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. उसमें नेटैलिटी क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, इमिग्रेशन क्या है या इमाइग्रेशन क्या है, इस चीज पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन का साइज. तो नेटैलिटी क्या होती है? नेटैलिटी हो गई बर्थ रेट. इस तरीके से मोर्टेलिटी क्या हो गई? डेथ रेट हो गया. इमिग्रेशन क्या हो गया? कितने एनिमल्स या कितने इंडिविजुअल्स जो है वो उस ग्रुप में एंटर करते हैं. ई माइग्रेशन क्या होता है? कितने इंडिविजुअल उस ग्रुप से बाहर जाते हैं. तो इन चीजों पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन का साइज. अब नाउ व्हाट इज सेकेंड इज पॉपुलेशन डेंसिटी. तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गया? पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ डिफाइंड यूनिट ऑफ स्पेस और पर यूनिट एरिया. एक डेफिनेट एरिया के अंदर कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं उस पॉपुलेशन के, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डेंसिटी. मतलब कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन एरिया. ठीक है. सपोज 10 किलोमीटर एरिया में कितना डॉग के इंडिविजुअल प्रेजेंट है, वो डॉग की डेंसिटी हो गई उस एरिया के लिए. या 50 किलोमीटर एरिया में कितना ह्यूमन पॉपुलेशन है, कितने इंडिविजुअल्स हैं, वो डेंसिटी हो गई ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए. ओके. तो डेंसिटी दो तरीके की हो सकती है. इकोलॉजिकल डेंसिटी हो गई, उसको बोलते हैं हैबिटेट डेंसिटी, या हो गई क्रूड डेंसिटी हो गई, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी. तो क्रूड डेंसिटी क्या होती है? इट इज अ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल और बायोमास पर यूनिट टोटल स्पेस और डेंसिटी मेजर्ड एट अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. मतलब पूरे उस एरिया में कितने इंडिविजुअल हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज क्रूड डेंसिटी. और इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है? The ecological density is the number of individual per unit of habitat or space, that is the amount of area occupied the population only in certain favorable parts of the total area. Ecological या habitat density का meaning हो गया कि सपोज एक 10 किलोमीटर के एरिया में हम ह्यूमन पॉपुलेशन देख रहे हैं, तो अगर उस पूरे 10 किलोमीटर एरिया में हम ह्यूमन पॉपुलेशन देखेंगे तो वो क्या होगा? क्रूड डेंसिटी हो जाएगी. अब उस 10 किलोमीटर एरिया में जरूरी नहीं है कि उस पूरे 10 किलोमीटर एरिया में ह्यूमन इंडिविजुअल्स रहते होंगे. हो सकता है कि 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर इस तरीके का एरिया है जहां पर ह्यूमन इंडिविजुअल्स नहीं है, पॉपुलेशन उनकी वहां पर जीरो है. तो एब्सोल्यूट डेंसिटी या जब क्रूड डेंसिटी हम मेजर करेंगे तब हम उसको इंक्लूड करेंगे, तब हम 10 किलोमीटर एरिया देखेंगे. लेकिन जब हम क्रूड डेंसिटी या हैबिटेट डेंसिटी हम देखेंगे तो हम सिर्फ वो स्पेस देखेंगे जहां पर ह्यूमन इंडिविजुअल, उस 10 किलोमीटर में ह्यूमन इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं जो उनका हैबिटेट है.
उस तरीके से जो हम डेंसिटी मेजर करेंगे वो क्या हो जाएगी, वो होगी हमारी इकोलॉजिकल डेंसिटी या हैबिटेट डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज नेटालिटी। तो नेटालिटी मैंने क्या बताया था, नेटालिटी होती है हमारी बर्थ रेट होती है हमारी। इसमें भी दो तरीके होते हैं, इसको नेटालिटी के दो इसमें पार्ट्स हैं, एब्सोल्यूट और दूसरी हो गई रियलाइज्ड। इस तरीके से मोर्टालिटी में क्या है, मोर्टालिटी हो गई हमारी डेथ रेट हो गई, उसमें भी दो तरीके हैं, एब्सोल्यूट और रियलाइज्ड। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, नेटालिटी हम लोग देखेंगे। तो नेटालिटी हमारा क्या हो गया, इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ यंग वंस प्रोड्यूस्ड बाय बर्थ, हैचिंग, जर्मिनेशन, फिजन पर यूनिट टाइम। सिर्फ हम यहाँ पर कोई एनिमल ही नहीं, मतलब ह्यूमन इंडिविजुअल या हम कोई इस तरीके का स्पीशीज एनिमल ही नहीं देख रहे हैं, कोई प्लांट स्पीशीज भी हम कंसिडर कर सकते हैं, उसका जर्मिनेशन कितना हुआ, या अगर हम बर्ड्स ले रहे हैं या कोई इस तरीके का एनिमल है जो एग लेइंग है तो उसमें हैचिंग कितनी हुई है, अगर मेमेलियन है तो उसमें बर्थ रेट क्या है, वो सारी चीजें नेटालिटी के अंदर इंक्लूड होती हैं। एब्सोल्यूट या पोटेंशियल नेटालिटी क्या हो जाएगी हमारी, ये एब्सोल्यूट या पोटेंशियल नेटालिटी क्या है, इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पॉपुलेशन, या इसको हम बोलते हैं फिकंडिटी रेट भी बोल सकते हैं हम इसको। मतलब एब्सोल्यूट जो है हमारा, ये हम एक स्टैंडर्ड या आप जिसको बोलो एक मतलब ऐसा ऐसा एक हम माने जब हमारा सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हो, कोई भी प्रेडेटर नहीं है, कोई भी पैरासाइट नहीं है, एक जो हम हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी उसमें जो नेटालिटी होगी दैट इज एब्सोल्यूट। रियलाइज्ड क्या होता है, ये एक्चुअल बर्थ रेट होता है कि अगर अब इसमें हम डिफरेंस समझ सकते हैं कि एब्सोल्यूट में अगर हमने माना कि इन केस ऑफ ह्यूमन में जेस्टेशन पीरियड क्या हुआ, 9 महीने का हो गया, तो इस हिसाब से एब्सोल्यूट नेटालिटी में क्या हो गया, हर 9 महीने बाद बच्चा होना चाहिए। तो वो जो बर्थ रेट आएगी कि हर 9 महीने में एक औरत प्रेग्नेंट हो सकती है और हर 9 महीने में बच्चा डिलीवर कर सकती है, वो क्या आएगी एब्सोल्यूट नेटालिटी में। लेकिन रियलाइज नेटालिटी में क्या होगा, रियलाइज एक्चुअल कंडीशन में तो ये चीज नहीं होती कि हर 9 महीने बाद बच्चा होता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो रियलाइज में क्या होता है कि 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड हुआ, हो सकता है इसके 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी कंडीशंस इकोलॉजिकल कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग जो फिर जब सेकेंड चाइल्ड होता है या एक ही बच्चा होता है, ठीक है, तो जो एक्चुअल बर्थ रेट आएगी इन स्पेसिफिक कंडीशंस जो आएगी वो हमारी होगी रियलाइज्ड। तो एब्सोल्यूट जो हो गई हमारी, ये हो गई हमारा, ये हो गई बर्थ रेट, और जो रियलाइज्ड हो गई ये हमारी हो गई फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट हो गई जो हमारी एक हाइपोथेटिकल एनवायरमेंटल कंडीशन जो सारी फेवरेबल कंडीशंस में एक हो सकती है, दैट इज एब्सोल्यूट। और रियलाइज्ड क्या हो गई, जो एक्चुअल कंडीशंस में हमारी नेटालिटी होगी, दैट इज रियलाइज्ड। इसी तरीके से मोर्टालिटी है, तो मोर्टालिटी में भी एब्सोल्यूट क्या हो गया कि जो हमारा एक हाइपोथेटिकल कंडीशंस में जो मोर्टालिटी होती है, हो सकती है, दैट इज एब्सोल्यूट मोर्टालिटी, या इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल मोर्टालिटी। तो पोटेंशियल मोर्टालिटी का मीनिंग क्या होगा, द पोटेंशियल मोर्टालिटी और द मिनिमम मोर्टालिटी इज द नंबर ऑफ डेथ विच वुड अकर अंडर आइडियल कंडीशन ड्यू टू ओल्ड एज और ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अगर इन केस ऑफ ह्यूमन हम देखें तो अगर हमारी इन ह्यूमन केस अगर हम 80 एक एवरेज एज मानते हैं, 80 साल हम मान रहे हैं, तो उस 80 साल में मतलब हमने माना हमारी पूरी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से गई, और 80 साल के बाद जो एक ओल्ड एज या इस तरह की कंडीशन से जो डेथ होगी वो हम एब्सोल्यूट मोर्टालिटी में लेंगे। लेकिन रियलाइज मोर्टालिटी में क्या आएगा, रियलाइज मोर्टालिटी में आएगा कि इट इज द एक्चुअल डेथ रेट varies depending upon physical factor and on the size, composition and density of a population। एक्सीडेंट से भी डेथ हो रही है या और एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनकी वजह से जो डेथ हो रही है, जो एक्चुअल डेथ रेट आएगी वो होगी हमारी रियलाइज्ड मोर्टालिटी के अंदर, हम उसको इंक्लूड करेंगे।
इस गिवन एग्जाम्पल से हम क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी में डिफरेंस समझ सकते हैं। तो क्रूड डेंसिटी क्या थी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट टोटल स्पेस में, और इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या थी, हैबिटेट स्पेस में। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है फिश का। अगर वाटर लेवल जो है, वाटर लेवल हमारा ये वाटर लेवल हमारा डिक्रीज कर रहा है। पहले पूरा ऊपर तक पॉन्ड में वाटर लेवल था, अब वाटर लेवल ये डिक्रीज हुआ। तो जब वाटर लेवल डिक्रीज हुआ हमारा, तो क्या क्रूड डेंसिटी फिश की कम हो गई। अब लेकिन वाटर लेवल डिक्रीज हुआ तो सारी जो फिश पूरे अब पॉन्ड में थी, वो फिश कहाँ आकर एक ही एरिया में आकर करेक्ट इकट्ठी हो गई। सारी एक एरिया में, बहुत कम एरिया में सारी फिश कलेक्ट हो गई। तो इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या हो गई, इनकी बढ़ गई। एक जो फिशेस पूरे पॉन्ड में थी इस तरीके से, अब वो फिश सिर्फ इस एरिया में इकट्ठी हो गई। तो ये जो हो गया, ये क्राउडेड एरिया हो गया पॉन्ड का। तो इकोलॉजिकल डेंसिटी यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और क्रूड डेंसिटी, क्योंकि पूरे पॉन्ड में से पानी काफी कम हो गया था, तो जो क्रूड डेंसिटी है वो अब कम हो जाएगी इस एरिया के लिए। So here are some methods to measure population density. पहले हम देखेंगे एब्सोल्यूट डेंसिटी कैलकुलेट करने के क्या मेथड्स हैं। टोटल काउंट हो गया और दूसरा हो गया सैम्पलिंग। तो टोटल काउंट में क्या होगा, जो लार्ज एनिमल्स हैं सच एज एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, इनकी हम काउंटिंग करते हैं। उस तरीके से हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। सैम्पलिंग में क्या हो गया, इन अ गिवन एरिया हम सैंपल्स लेते हैं, रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, छोटे छोटे सैंपल्स लेंगे अगर लार्ज एरिया होगा तो उससे हम सैम्पलिंग लेते हैं। उसके कई मेथड्स हो गए, क्वाड्रेट है, रिमूवल है, टैगिंग है, प्लॉटलेस मेथड है। तो प्लॉटलेस मेथड किसमें यूज होता है, ये ससाइल ऑर्गेनिज्म लाइक ट्रीज, ट्री के लिए हम एक हम पॉइंट उसमें मेजर कर लेते हैं, 4 हम क्वाड्रेट्स में डिवाइड करते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर उससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं दूसरे नियरेस्ट इंडिविजुअल की। और क्वाड्रेट में क्या होगा कि एक हम क्वाड्रेट फॉर्म करते हैं, उसके अंदर जितने भी स्पीशीज के इंडिविजुअल हमें मिलते हैं उसको हम काउंटिंग करते हैं, उसके थ्रू हम डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। रिमूवल मेथड में क्या होगा, एनिमल्स को कैप्चर करते चले जाते हैं, उसके थ्रू हम काउंटिंग करते हैं। टैगिंग मेथड में क्या हो गया, एनिमल्स को कैप्चर करके उसमें हम टैग लगा देते हैं, उस तरीके से हम एनिमल्स को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हो गया इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो इसमें ट्रैप्स हो गए, वोकलाइजेशन हो गया, या फीकल पैलेट्स हो गए। तो ट्रैप्स में क्या हो गया, हमारा प्लैंक्टोनिक नेट्स हो गए, स्वीप नेट्स हो गए, या एरियल नेट्स हो गए, या ट्रैप्स हो गए। इसको हम यूज करते हैं ट्रैप एनिमल्स को कलेक्ट करने के लिए। वोकलाइजेशन में क्या आएगा कि जो भी हमारा एरियल एनिमल्स है उसमें उनकी फीजेंट कॉल को हम नोट डाउन करते हैं। अर्ली मॉर्निंग में 15-15 मिनट के इंटरवल पर फीजेंट कॉल कितनी आई है उसको हम नोट डाउन करते हैं। फीकल मैटर में क्या आएगा, फीकल पैलेट्स में, कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं इन छोटे से गिवन एरिया में, रैबिट हो गया, माइस हो गया, माइट्स हो गए, उनका कितना फीकल पैलेट हमें मिल रहा है उसको हम कैलकुलेट करके डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये है हमारा सर्वाइवरशिप कर्व। तो सर्वाइवरशिप कर्व आर द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन फ्रॉम बर्थ टू मैक्सिमम एज अटेन्ड बाय द ईच इंडिविजुअल। मतलब कि यंग वंस में जो है उसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, या मिडिल एज में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, या एंड ऑफ लाइफ स्पैन में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, इसको हम ग्राफिकल वे में शो करते हैं, उसको हम सर्वाइवलशिप कर्व बोलते हैं। तो ये these curves are obtained by plotting number of survivors in a population against age, which is represented as percentage lifespan. तो मेन जो है वो 3 तरीके के होंगे, कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया, और कॉन्वेक्स हो गया, डायगोनल हो गया, एंड कॉनकेव हो गया। तो जो कॉन्वेक्स कर्व है ये प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन केस में क्या होगा, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन हाई सर्वाइवरशिप होता है और मेच्योरिटी तक पहुंचते हैं, और लाइफ जब एंड ऑफ लाइफ स्पैन होता है तब वहां पर रेट ऑफ मोर्टेलिटी अंटिल मतलब एंड ऑफ लाइफ स्पैन में रेट ऑफ मोर्टेलिटी कम होती है। एक नॉर्मल एक सर्वाइवरशिप मतलब जो है वो हाई होगा, 80 साल या 70 ईयर्स या 80 ईयर्स का इसमें सर्वाइवरशिप होता है। इन केस ऑफ कॉनकेव क्या होगा, इसमें ये जो कॉनकेव है इसमें यंग वंस में ही, ये जैसे यंग वंस है इनमें ही एक डिक्लाइन आ रहा है, यहाँ पे डिक्लाइन शो हो रहा है।
जबकि ह्यूमन में केस में क्या था, ये सर्वाइवरशिप ऐसे जा रहा, फिर एंड ऑफ लाइफ स्पैन में मोर्टेलिटी आ रही है। कॉनकेव में क्या होगा, जो यंग वंस हैं उनमें ही मोर्टेलिटी रेट हाई है, तो उनका नंबर इस तरीके से कम हो रहा है। तो यानी कि जो कॉनकेव है इसमें अर्ली लाइफ में ही जो यंग वंस हैं उनमें हाई मोर्टेलिटी प्रेजेंट होगी। एक बार जब मेच्योरिटी आ जाएगी उसके बाद मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज होगी। जब ये एक मेच्योरिटी आ गई फिर एक ये नॉर्मल लेवल पे आ गया, लेकिन शुरुआत में मोर्टेलिटी रेट काफी थी, तो हमारे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे वो डिक्रीज हो रहे थे। तो ये इस तरीके का जो कर्व होता है वो होगा ऑयस्टर में या स्मॉल फिशेज या ट्रेज में पाया जाएगा। तो थर्ड वन इज, ये हो गया हमारा डायगोनल, ये डायगोनल हो गया, ये बर्ड्स में हो गया, रोडेंट्स में हो गया। इट शोज an age specific constant survival, एज स्पेसिफिक कांस्टेंट सर्वाइवल ये शो करता है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ कर्व्स और प्रेजेंट होते हैं। एक तो इस तरीके का कर्व प्रेजेंट होता है लाइक दिस, और एक प्रेजेंट होता है लाइक दिस, इस तरीके का कर्व प्रेजेंट होता है। ये जो हमारा कर्व है ये जो है ये वाला, ये होगा कुछ बर्ड्स में होता है, ये प्रेजेंट होता है कुछ बर्ड्स में। और जो इस तरीके का कर्व है, स्टीप शेप है, ये प्रेजेंट होता है बटरफ्लाइज में। ठीक है, तो ये जो स्टेयर शेप वाला है इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे जो भी होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ये स्टेयर शेप वाला जो ये बनाया है, ये वाला जो ये वाला कर्व है, ये होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स में इस तरीके का सर्वाइवरशिप कर्व प्रेजेंट होता है। इसमें जो स्टीप सेगमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है एग पॉपुलेशन एंड शॉर्ट लिव्ड अडल्ट स्टेज, एंड द फ्लैट वन रिप्रेजेंट लार्वल एंड प्यूपल स्टेज। वहां पे मोर्टेलिटी कम होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्वाइवरशिप कर्व। इसके बाद लाइफ टेबल है। उसी सर्वाइवरशिप कर्व को जब हम टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, लाइफ टेबल हो जाती है। एक क्लियर सिस्टमेटिक पिक्चर ऑफ मोर्टेलिटी एंड सर्वाइवल जो हमें मिल जाती है वो हमारी एक लाइफ टेबल के फॉर्म में आ जाती है। तो इसमें लाइफ टेबल में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं कि क्लियर पिक्चर हो गई मोर्टेलिटी एंड सर्वाइवर की। इसको हम बोल सकते हैं सिंपल अकाउंट बुक ऑफ डेथ। ठीक है, और ये हो गया हमारा लाइफ टेबल, हो गया हमारा। सो बेसिकली लाइफ टेबल्स दो तरीके की होती है, स्टैटिक हो गई या डायनेमिक हो गई। तो स्टैटिक लाइफ टेबल क्या है, तो first one is static and second one is dynamic. So static life table is in constant environmental condition the static life table are applied. Static table is stationary, time specific and vertical type. It expresses mortality of each class in a given population over a year. कि डायनेमिक में क्या होगा, इसमें कांस्टेंट चीजें नहीं होती है। इट डिपिक्ट्स द फेट ऑफ ऑर्गेनिज्म all born at the same time. It is based on the basis of cohort of individual in a horizontal type. Next one है हमारा एज पिरामिड्स। तो एज पिरामिड्स क्या होते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, विजुअली रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो एज पिरामिड के थ्रू होता है। इट रिप्रेजेंटेड द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक टाइम. Thus, as the population age distribution changes over a period of time, age pyramid also changes. तो तीन तरीके के हैं, एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है एंड डिक्लाइनिंग है। एक्सपेंडिंग को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक्सपेंडिंग हो गया और ये हो गया हमारा स्टेबल हो गया, एंड डिक्लाइनिंग लाइक दिस, ये हो गया हमारा डिक्लाइनिंग। उसमें जो हमारा ये
बेस है ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव हो गया और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो गया। तो एक्सपैंडिंग में जो हमारे हाई परसेंटेज ऑफ यंग, जो यंग इंडिविजुअल्स होंगे वो हाई परसेंटेज होगा हमारा। ये इसमें क्या होगा, रैपिड ग्रोथ होगी इस पॉपुलेशन में। और सक्सेसिव जनरेशन में लेस जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते चले जाएंगे। स्टेबल में क्या होगा, इसमें एक बेल शेप्ड, ये मैंने बेल शेप्ड बताया, बेल शेप्ड का हमें ये बेल शेप्ड का पिरामिड मिलता है। इसमें क्या होगा यंग टू ओल्ड एज में एक मॉडरेट प्रोपोर्शन होगा। इसमें क्या था, यंग वंस बहुत ज्यादा थे और ओल्ड वंस काफी कम थे। इसमें यंग और ओल्ड वंस में एक मॉडरेट प्रोपोर्शन होता है। और natality equals to mortality almost in stable एज पिरामिड। जो स्टेबल एज पिरामिड होगा उसमें natality और mortality जो रेट है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। डिक्लाइनिंग में क्या होगा, डिक्लाइनिंग में natality रेट तो कम होगी, mortality रेट काफी हाई होगी। तो जो हमारा जो एज पिरामिड बनेगा वो एक तरीके से डिक्लाइनिंग एज पिरामिड, हमारा डिप्रेशन का पिरामिड बनता चला जाएगा। इसमें क्या हुआ, डिप्रेशन में क्या, जैसे यंग इंडिविजुअल्स है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज बढ़ी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो काफी कम होती चली गई। तो इसको ये हमारा हो जाएगा डिक्लाइनिंग एज पिरामिड्स। हाँ, अब नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ये इंपॉर्टेंट है। दो तरीके के पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होते हैं, एक जे शेप हो गया और एक एस शेप्ड हो गया। जे शेप पॉपुलेशन जो होती है वो इन जनरल बैक्टीरिया या इस तरीके की पॉपुलेशन होती है। इसमें क्या होगा, एक रैपिड इंक्रीज होता है, एक रैपिड इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल में, उसके बाद एक ऑल ऑफ सडन एक डाउन आता है। जबकि एस शेप जो है, एस शेप कर्व जो होता है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ये हो गया लैग, ये हो गया लॉग, ये हो गया स्टेशनरी और ये हो गया डिक्लाइनिंग। 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हमने, लैग, लॉग, स्टेशनरी, लैग, लॉग, डिक्लाइनिंग एंड स्टेशनरी। तो ये हमारे 2 कर्व्स हैं, इसको हम देखते हैं आगे। जे शेप हो गया और एस शेप्ड हो गया। जे शेप को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल कर्व बोलते हैं, और एस शेप को हम लॉजिस्टिक फॉर्म बोलते हैं। तो जे शेप में क्या होगा, इट अकर्स इन फास्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे था किस तरीके से बढ़ रहा था, इस तरीके से बढ़ रहा था, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत शार्प इंक्रीज कर रहे थे। इक्विलिब्रियम नहीं आएगा इसमें, एक स्टेबल कंडीशन नहीं आएगी। जबकि एस शेप में क्या होता है कि इसमें एक इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, जैसे ये बढ़ा फिर ये एक इक्विलिब्रियम पे आ गया, ये एक स्टेबल कंडीशन आ गया। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी तक के एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया। जे शेप में क्या होगा, जे शेप में हमने जैसे बताया कि जे शेप में एक बहुत शार्प इंक्रीज हो गया। शार्प इंक्रीज कब होगा, जब कोई भी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं हो। अगर हम एक एग्जांपल लें एक ग्रासलैंड का, वहां पे बहुत सारे हिरन हैं और अगर वहां पे कोई शेर नहीं है या कोई और प्रेडेटर नहीं है तो हिरन का पॉपुलेशन बहुत बढ़ता जाएगा, यानी कोई एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं है तो पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस आया, एक वहां पे एक प्रेडेटर आ गया, तो जो पॉपुलेशन है वो एक लेवल पे जाके स्टेबल हो जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व जैसे मैंने बताया बहुत रैपिड होगा, उसी तरीके से वो डिक्लाइन भी करेगा, जितनी तेजी से वो बढ़ेगा तो उतनी ही तेजी से वो डिक्लाइन करेगा। ठीक है, और जो हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व है वो लेस रैपिड होगा, वो स्लोली इंक्रीज होगा, उसके बाद एक स्टेबल कंडीशन पे आ जाएगी, एक डिक्लेरेशन आ जाएगा बिफोर, ये जो इक्विलिब्रियम के बाद एक डिक्लेरेशन आएगा, इस तरीके से एक ये स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाएगा। इसके बाद जो हमारा जे शेप कर्व है वो एक क्रैश फेज आएगा इसका, जबकि एस शेप में कोई क्रैश फेज नहीं आएगा, एक स्टेबल कंडीशन पे आएगा बस ये। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी, जो ये एक कैरिंग कैपेसिटी है, ये एक कैरिंग कैपेसिटी है, उसके पहले पॉपुलेशन काफी तेजी से इंक्रीज करती है, और जबकि
जो एस शेप्ड है, इसमें कैरिंग कैपेसिटी, ये कैरिंग कैपेसिटी है, इसके बाद भी पॉपुलेशन तेजी से नहीं, लेकिन एक स्टेबल कंडीशन में तो बढ़ ही रही है, एक नॉर्मल वे में बढ़ रही है, उसके ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये दो कर्व्स हो गए, जे शेप हो गया और एक ये एस शेप कर्व हो गया।